आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप सब दोस्तों का तशरीफ़ लाने का और इंतज़ार करने का शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दो तीन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर है और एक तो तफसीली आपके सामने रखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, और उसके साथ साथ सबसे पहले मैं रखना चाहता हूं जो आज की डेवलपमेंट है, जिसमें सेनेटर हमारे जो न्याजी साहब हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, सैफ न्याजी को। उसके साथ साथ हमारे बड़े सीनियर रुकन हैं, पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर हैं, और हामिद ज़मान साहब, उनको लाहौर में हिरासत में लिया गया है। सैफ न्याजी साहब को तो प्रॉपरली आपको पता है कि यहाँ से अबडक्ट किया गया है, और उसकी मैं सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है कि जब सैफ न्याजी साहब को हिरासत में लिया तो उसके बाद एफआईए का एक ऑफिशियल रिस्पांस आया, और वो रिस्पांस ये था जो मीडिया को दिया गया और वो टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर आपने देखा भी। वो रिस्पांस ये था कि हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया। ये झूठी खबर है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया। ये पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ऑफिशियल अपना बयानिया दे रही है मीडिया के ऊपर। उसके थोड़ी ही देर बाद मुल्क का जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसके अंडर वो डिपार्टमेंट है, वो आके राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी बिल्कुल एफआईए की इंक्वायरी के अंदर हमने उन्हें हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा हिफाजती हिरासत में लिया है। ये फिर राना साहब उसी तरह की हिफाजती हिरासत है जैसी आपकी भी एक दो दफ़ा हो चुकी है। अगर तो आपको लगता है कि वो वाकई हिफाजती हिरासत होती है तो फिर तो 22 करोड़ आवाम की हिफाजत के आप ज़िम्मेदार हैं, तो मेरा ख्याल सारी आवाम को हिफाजती हिरासत में ले लें ताकि कोई गैर महफूज ना रहे। अगर महफूज करने के लिए और हफाजत फराहम करने के लिए अब राना सनाउल्लाह के पास हाल ये है कि लोगों को हिरासत में ले लें, तो मुझे तो अब डर है कि राना सनाउल्लाह साहब अपने ख़ानदान के लोगों को भी हिरासत में ना ले लें, क्योंकि उनको तो महफूज बनाना ही चाहेंगे। तो ये जो आपने हफाजती हिरासत में लिया है, एक सीनियर सिटीज़न है, बुज़ुर्ग हैं उनको, जो कि इस मुल्क के एक ईमानदार शहरी हैं। एक तरफ डार साहब जैसे लोग जिन्होंने ना वतन के साथ वफा की, जिन्होंने ना अपनी पार्टी के साथ की, उनके ख़िलाफ़ भी बयान लिख के दिए। एक तरफ उनको वापस लाया जाता है जिन्होंने मईशत की तबाही की, और उनको ला के उसी जहाज़ पे जिस पे भेजा जाता है उसी जहाज़ पे लाया जाता है। और मरियम साहबा कह रही थी अभी कि ये थप्पड़ है कौम के मुंह पर, या शायद वो पीटीआई के मुंह पे कह रही थी, महसूस करने की बात है। तो मैं इस बात पे उनसे एग्री करता हूँ। थप्पड़ तो ये है, पीटीआई के मुंह पे भी है और पाकिस्तान की आवाम के मुंह पे भी है। डार साहब को उसी जहाज़ में लेके जाना, या वो थप्पड़ था, वो सब झूठ था, या वो थप्पड़ था जिसपे डार साहब को एक्यूज़ किया गया कि उन्होंने करप्शन की थी, और उस टाइम हम तो नहीं थे, आप ही की हुकूमत थी। या वो थप्पड़ मारा गया था अवाम के मुंह के ऊपर, और या अब थप्पड़ मारा जा रहा है उनको वापस ला के अवाम के मुंह पर। एक तो थप्पड़ है, दोनों में से फैसला कर लें कौन सा है। तो आप दुरुस्त कह रही हैं, ये थप्पड़ है, महसूस करने की बात है। तो पहली तो मैं क्लैरिफिकेशन ये चाहता हूँ राना सनाउल्लाह साहब से कि वो ये बताएं कि वो झूठ बोल रहे हैं या एफआईए झूठ बोल रहा है। एफआईए जो उनका इदारा है जिसके ऊपर वो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं हमने हिरासत में नहीं लिया। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमने हिफाजती हिरासत में लिया। तो दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। सो राना साहब बता दें कि वैसे तो अमूमन राना साहब बोलते हैं को 32-33 झूठ हर दिन के, तो अब बता दें कि वो ये 34वां झूठ दिहाड़ी का वो बोल रहे हैं या ये एफआईए बोल रहा है, क्योंकि बड़ी संगीन बात है कि एक शख्स के वेयर अबाउट्स का नहीं पता, इंटीरियर मिनिस्टर मुल्क का इनकार कर रहा है और इदारा कह रहा है हमने बिल्कुल जो है वो हिरासत में लिया और हिफाजती हिरासत में लिया है। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो ये है कि एक ऑडियो लीक की गई खान साहब की। अब जैसा कि आप बात कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को बता रहे हो कि फ़लाँ शख्स का मुझे फ़ोन आया
या फ़लाँ शख्स मुझे मिलने आया और उसने कहा कि उसकी मुलाकात PMLN के फ़लाँ बंदे से हुई और उस फ़लाँ बंदे ने PMLN के बंदे ने कंफर्म किया मुझे कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, तो अब इस पूरी स्टेटमेंट में से आप एक जुमला उठाएं, मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं। ये आप सहाफ़ी हज़रात अक्सर फ़ाइल करते हैं स्टोरी, आप अपने एडिटर को फ़ोन करते हैं, वो जी मुझे शहबाज़ गिल साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि उनको फवाद चौधरी साहब ने बताया कि मैं कल कराची जा रहा हूँ। तो अब आपके उस जुमले को मैं कल कराची जा रहा हूँ को बीच में से उठा के किसी और टेप में लगा दिया जाए जिसमें आप किसी अपने और कज़न को बता रहे हों कि वहाँ पर शादी है, तो आपके दोनों जुमले लग गए। मैं कराची जा रहा हूँ, जो कि असल में आप फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट बता रहे थे एडिटर को, अगली आप अपने किसी कज़न को बता रहे थे बात कि वहाँ शादी है, या आप कह रहे हो वहाँ मेरी शादी है जो 2 साल पुरानी आपकी कोई स्टेटमेंट हो जब आपकी शादी हुई हो, और आप कराची और शादी इकट्ठी कर दें, आप घर जाएं और बेगम से आपको मार पड़े कि तुम कराची में कौन सी शादी कर रहे हो। तो ये उसी तरह की वाहियात हरकत की है इस हुकूमत ने, क्योंकि ये वाहियातियों के बगैर और कुछ नहीं कर सकते। कि वो एक स्टेटमेंट जो खान साहब किसी के बारे में कुछ कह रहे होंगे कि उसने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, वो कह रहा है कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, उसमें से वो जुमला उठा के, और वो नज़र आ रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान के सारे सहाफ़ियों ने ये कह दिया, जो बड़े इंपॉर्टेंट सहाफ़ी, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें तो तीन हिस्से तो उनको सुन के नज़र आ रहे हैं कि जुड़े हुए हैं, अभी जब उसका फोरेंसिक होगा तो पता नहीं कितने जुड़े हुए होंगे इससे। तो इसलिए इस टाइम आपके पास टोटल MNAs की तादाद है 84, और आपके इस टाइम मिनिस्टर हैं कैबिनेट मेंबर 76। तो मुझे सिर्फ अफसोस उन 8 पे हो रहा है जिनकी बारी नहीं आई। तो खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, उन 8 बेजुबानों मस्कीनों के ऊपर भी रहम किया जाए, उन्हें भी वजारत जैसी जो बुनियादी सहूलत है वो फराहम की जाए, क्योंकि आपकी पार्टी के हिसाब से तो जैसे सांस लेना, खाना खाना, कपड़े पहनना, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और बुनियादी हकूक़ हैं इंसानों के, ऐसे लगता है आपके MNAs का वज़ीर बनना बुनियादी हक है। तो वो जो 8 हैं वो क्या सौतेले हैं, वो किसी और माँ से बेचारे पैदा हुए हैं, कमतर हैं, या उनकी जो MNA शिप है वो जाली है, तो उनको भी ये मौका फराहम करें। 76 और 84 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अल्लाह का नाम लें, जो आपकी स्पीड है मेरा ख्याल अगले 8-9 दिन के अंदर आप ये काम पूरा कर लेंगे, और हैं भी आपके पास इतना ही टाइम, ज़्यादा नहीं है। ये जो खान साहब की ऑडियो मैंने आपको बताया कि लीक की गई, किसी और कॉन्टेक्स्ट से बात उठा के किसी और कॉन्टेक्स्ट में रख दी गई, इनकी ख़रीदो फ़रोख्त का असल में वो जिक्र कर रहे थे जो इन्होंने उनके खाते में डाल दिया। अगर खान साहब ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते तो 84 वाला वज़ीर आज़म बना बैठा है इस टाइम, और खान साहब जो मेजॉरिटी पार्टी हैं वो अगर 5 MNA ख़रीद लेते और ख़रीदे हुए होते तो वो वज़ीर आज़म होते। दूसरी बात मैंने करनी है, मरियम औरंगज़ेब साहबा बार बार थप्पड़ों की बातें करती हैं, उंगलियां निकाल निकाल के बातें करती हैं, आंखें निकाल निकाल के बातें करती हैं, अपीयरेंस पे बात करती हैं, खान साहब के काले चश्मे पे बात करती हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ये ना किया करें, ये बदतमीज़ी है, बद तहजीबी है जो आपने बचपन से नहीं सीखी हुई। अब हमारी बहन है लेकिन आप बहुत ही बड़ी बदतमीज़ हैं। जब आप ये कहेंगे तो वापस कोई प्लास्टिक सर्जरी की बात करेगा, तो क्या आप चश्मे की बात कर रहे हैं ना। मैं अगर आपकी ज़ाहरी लुक्स के ऊपर बात करूंगा तो आपके पास फिर पूरा हक होगा मुझे जवाब देने का। मुझे तमीज़ के दायरे में रहना है। जब मैंने अभी आपको बहन कहा है, हमेशा बाजी कह के आपके बारे में बात की है, तो आप बदतमीज़ी करें, लेकिन बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अपने शौहर के मुकाबले में दूसरे लोगों से कम बदतमीज़ी किया करें। उन पर तो आपके एहसानात हैं कि आपने उनके कहने पर सिगरेट एजेंसी के अरबों रुपए जो हैं वो टैक्स माफ़ करवा के दिया। वो तो अब आपसे जूते खाएंगे सारी ज़िंदगी, क्योंकि आपने उनके कहने पर ये कौमी नुकसान पहुंचाया कौमी ख़जाने को, और ये करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान है जो आपने रकम की। लेकिन दूसरे सियासतदानों के बारे में बात करते हुए थोड़ी मोहतात रहा करें कि आपकी बदजुबानी, बद अखलाकी
बद तहजीबी कहाँ तक जानी है। दूसरों को आप बड़ी जल्दी बद तहजीब करार दे देती हैं। आपको इससे क्या लेना देना है कि खान साहब ने काला चश्मा पहना हुआ है या उन्होंने काला चश्मा नहीं पहना हुआ। ये इतना इंटरेस्ट आपको उनके चश्मे में क्यों है? जब आप लेंगी उनके चश्मे में इतना इंटरेस्ट, तो फिर हम वापस, मेरी बहन, आपकी लीडर आप में इंटरेस्ट लेंगे, और जब हम ये बताएंगे कि आपकी तरफ क्या कुछ है, तो फिर वो बद तहजीबी में आ जाता है। बेहतर नहीं है, इसलिए आप ये बद तहजीबी ना करें। आज उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर आटा 55 रुपये से 100 रुपये में चला गया। आज उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से घी जो है वो 150, 200, 250 रुपये से 500, 600 रुपये पे चला गया। आज उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की हुकूमत में डॉलर किस तरीके से 176, 78 रुपये से बढ़ के 245, 240 रुपये तक चला गया। ये मुझे लग रहा है उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम अब इमरान खान रख लिया है, क्योंकि वो बार बार कहता था मेरा नाम बदल देना, अगर ये ना हुआ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं कोई और रख देना। तो मेरा ख्याल है ये बताना भूल गए हमें, अंदर खाते इन्होंने शहबाज शरीफ का नाम इमरान खान रख दिया है। जैसे पहले इन्होंने एक और जानवर का नाम शेर रख के तो इंतखाबी निशान अपना बनाया हुआ था, वो आपको पता ही है। शेरों वाली हरकत कोई नहीं थी, हरकत वही थी दूसरे जानवर वाली, लेकिन नाम शेर रखा हुआ था। अब क्योंकि शहबाज शरीफ जो इनके रिंग मास्टर थे, पंजाब स्पीड, पता नहीं उस बेचारे की इमेजिनरी, जैसे हम में से किसी ने तानसेन नहीं सुना हुआ, दिल करे जब वो गाता हो असल में तो कान फटते हों। हम में से किसी ने टार्जन नहीं देखा हुआ खुद से, दिल करे वो बेचारा दरख्त ना चढ़ सकता हो। दास्तानें सुनी हुई हैं। ऐसे ही शहबाज शरीफ की भी इमेजिनरी दास्तानें बनाई हुई थी कि उसने पता नहीं क्या कर देना है। जब वो बड़े पर्दे पे आया तो उसके पिक्सल फट गए, और बड़ी स्क्रीन पे आया तो उसकी कहानी ख़त्म हो गई। तो बात यह है कि अब इन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, कि इन्होंने आपस में उसका नाम इमरान खान रखा है, और ये समझते हैं कि इमरान खान रखने से शायद, जैसे इमरान खान एक डूबी हुई मैशत को 6% तरक्की पर ले गया था, जैसे इमरान खान जो कुल आपकी आपकी एक्सपोर्ट और आपके रेमिटेंसेस मिला के कोई 40 अरब के करीब थे, उसको उठा के 60 अरब से ऊपर ले गया था। जैसे इमरान खान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के कहाँ से कहाँ पर ले गया। जैसे ज़राअत के अंदर 4.4% आपके सामने ग्रोथ हुई। आपने देखा ओवरऑल पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही थी। इनको लग रहा है अब शहबाज शरीफ का नाम इमरान खान रख देने से कोई बेहतर होगा, तो इसलिए आज वो जो कुछ इनकी हुकूमत में हुआ वो गिनवा रहे थे। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि इमरान खान की हुकूमत में एक भागा हुआ शख्स मुजरम इसाक डार जो है उसको ला के वापस वज़ीर ख़जाना भी बना दिया, और जो बजाय इसके कि कौम को कोई रिलीफ दें, वो असल में मोडीज़ को और दूसरी कंपनीज़ को धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी रेटिंग वापस ना की तो हम ये कर देंगे। अब वो आपकी धमकी से तो नहीं चलने वाले। वो स्टेट बैंक का बेचारा कोई मुलाजम तो है नहीं, वो तो एक इंटरनेशनल रेटिंग फर्म है, वो अपने हिसाब से काम करती है। डार साहब ने यह भी बताया हमें कि डॉलर जो है वो असल में 200 रुपये का होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये डार साहब कह रहे हैं। ये डार साहब की स्टेटमेंट है ऑफिशियल कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपये है। हम तो कहते हैं डॉलर की असल कीमत 176 रुपये थी जो हम आपको देके गए थे। तो इसका मतलब ये जो डॉलर 250 रुपये तक बिका है, ये फिर आपने पैसा बनाया, और आपके जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने जानबूझ के पैसा बनाया, और वो जो 250 पे डॉलर बिकता रहा, आज एक आम आदमी की जो लेने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी थी वो डबल कीमत पे हो चुकी है। मैं आम आदमी की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। जो 12-13 लाख में गाड़ी मिलती थी वो मेरा ख्याल 25-30 लाख में मिलती है इस डॉलर की वजह से। जो मोटरसाइकिलों की कीमतें वो भी आप देख लें, साइकिलों की कीमतें भी देख लें आप। तो जो आम आदमी ने आप अब खुद मान चुके हैं कि डॉलर की कीमत 200 रुपये, और 200, हम तो कहते हैं 176 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन जो आप मान रहे हैं अपने मुंह से, उससे तो आपने इकबाल जुर्म किया कि पिछले 5-6 महीने आप लोगों ने जाली तरीके से आप डॉलर ऊपर लेके गए, क्योंकि आपने माल बनाना था। आप जाली तरीके से डॉलर 250 रुपये पे लेके गए, इस मुल्क की जड़ें खोखली की, आम आदमी पे प्रेशर डाला। अब आप सोचें, जब 250 रुपये पे आपने डॉलर किया तो जितना पाकिस्तान ने ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की, एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की, सब कुछ जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया,
उस सब कितना हमारा फ़र्क पड़ा है ओवरऑल हमारी सिचुएशन के अंदर अवाम की जेब के ऊपर। तो इसका मतलब ये सारी लूटमार, जाली लूटमार के ज़िम्मेदार आप हैं। तो इसहाक डार के इस इकबाली जुर्म के बाद, इकबाली बयान के बाद कि बुनियादी तौर पर $200 कम था, फौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और तहकीकात भी होनी चाहिए शहबाज शरीफ, अल मारूफ इमरान खान उनके ऊपर, और उसके साथ साथ जो है वो इनके जो उस टाइम के मिफ्ता साहब हैं उनके ऊपर भी फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये इसहाक डार साहब ने उन्हें एक्यूज़ किया है। अब मैं आता हूँ लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च में ये शहर कंटेनरों से भर दिया गया है पूरी तरह से। मैं एक तो पंजाब के वज़ीर दाखिला साहब की तवज्जो इस पर लाना चाहता हूँ और KPK के वज़ीर दाखिला की तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूँ कि ये कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते, ये आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इस पर देखना चाहिए। आपने जो ऑफिसर यहाँ पर लगाए हुए हैं आपको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि चलें वो तो जब कंटेनर लगेंगे वो तब देखेंगे क्या होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च लेके आएगी, लेकिन उससे पहले ये सारे सहाफ़ियन से पूछ लें इनकी ज़िंदगियाँ कितनी अजीरन कर देते हैं जब ये बग़ैर किसी वजह के इस तरह के कंटेनर लगा दिए जाते हैं। और अभी पता नहीं है लॉन्ग मार्च किस दिन आना है, लेकिन कंटेनरों से भर दिया है। तो आपकी भी इसमें ज़िम्मेदारी है। आप देखिए कि ये कहाँ से, क्योंकि इधर ना कोई ड्राई पोर्ट है इस्लामाबाद के अंदर, जो भी चीज़ आ रही हो आपकी हदूद में से गुजर के आ रही है। तो आप देखिए कि आपकी हदूद में से ये अवाम के ऊपर जो जुल्म आ रहा है इसको आपने क्यों नहीं रोका। इसकी जवाबदेही आपकी तरफ से आनी चाहिए अवाम के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया हुआ कि आप चुप करके तमाशाई बने, आपको इस पर जवाब देना चाहिए कि ये कंटेनर कहाँ से आ रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। तो इनके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आप भी जवाब दीजिए इसके ऊपर कि इसमें आपकी कारकर्दगी क्या है। दूसरी तरफ मैं आता हूँ, वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसकी वीडियोज़ आपने देखा होगा कि वो रिहर्सल की वीडियोज़ जारी की जा रही हैं। बेसिकली राणा सनाउल्लाह डरे हुए हैं और वो इस तरह की वीडियोज़ बना के आवाम को डराना चाहते हैं कि यहाँ पर पता नहीं क्या तैयारी हो रही है। मैं आवाम को सिर्फ ये बता दूँ कि जो पुलिस होती है ना वो कभी भी अपनी आवाम के सामने लड़ना नहीं चाहती। पुलिस का कभी कोई, क्योंकि पुलिस आवाम में से होती है। तो ये जितनी भी वीडियोज़ ये रिलीज़ कर रहे हैं, इनको इस दफ़ा ये नहीं पता कि इस दफ़ा कप्तान की जो स्ट्रेटजी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ना पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, ना आवाम और पुलिस एक दूसरे के उस तरह से आमने सामने आएंगे। और राणा साहब आपको किसी हेलीकॉप्टर में हफाजती ज़मानत, जैसे आपने आज हफाजती तहवील में लिया है ना, इसी तरह हफाजती तहवील में आपको कहीं पर मूव होना पड़ना है। और आपको भी पता है और आपने इसका इंतज़ाम कर भी रखा है और आप अपनी फैमिली को भी बता चुके हैं कि आपने कहाँ जाना है उसके बाद। तो इसलिए आपने जो तैयारी कर रखी है वो बिल्कुल दुरुस्त तैयारी कर रखी है, आप उसी पे गामज़न रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो खुद ही सील कर रहे हैं ये बेहतरीन काम होगा। आप सील कर दें और हम आपको कहेंगे कि हमने उस दिन आना है जिस दिन हमारा दिल करेगा आप सील रखें। जब आप शहर को अनसील करेंगे हम फिर कहेंगे हम आ रहे हैं। तो अब ये आपने जो सील रखना है ना, ये बेहतरीन काम है, क्योंकि आप जो हम करना चाहते हैं वो आप बुज़दिली में पहले ही कर रहे हैं। एहतजाज का यही काम होता है ना कि शहर सील होते हैं, तो आप तो हमारे लिए पहले ही सील कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी बुज़दिली बहुत काम आ रही है हमें, और हम इंशाल्लाह अपनी स्ट्रेटजी जो है वो जब अनफोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन ये आपको बता दें कि अब आप ऑटो पायलट पे हैं। अपने सामान की अब आपने खुद हिफाजत करनी है, क्योंकि बस के अंदर ये बता दिया गया है कि हर सवारी अपने अपने सामान की खुद हिफाजत करे। इसीलिए कुछ सवारियां छोटी सर्जरी या बड़ी सर्जरी करवाने के लिए मुल्क से बाहर रवाना हो चुकी हैं और उन्होंने वापस अपने कुछ अहलो अयाल यहाँ छोड़ दिए हैं जिनकी उन्हें इतनी परवाह नहीं कि उनके साथ क्या होता है बेचारों के साथ। बाकी सवारियां अपने अपने, और ईद पे होता है ना कि सवारियां अपने अपने आबाई इलाकों में ईद की खुशियां मनाने जा चुकी हैं। तो वो वाली सवारियां जो हैं वो लॉन्ग मार्च के ख़तरात से बचने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में, जहाँ पर उनके अपने बच्चे, उनके अब्बा के बच्चे, उनके अब्बा के बच्चों के बच्चे मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं, वहाँ पर वो सवारियाँ तशरीफ़ ले जा चुकी हैं। तो राणा साहब वक्त करीब आ रहा है,
बिल्कुल आपने खामखा डायलॉग बोले और कोई मसला नहीं था, आपने किया कुछ नहीं है, ऐसे ही लोगों को लगता है कि सारा आपका किया धरा है। मुझे पता है आप हवालात में एक बंदे को अपनी मर्जी से पानी की बोतल नहीं पहुंचा सकते, तो आपने खामखा जुर्म अपने सर लिए हैं। सो आप मेरा ख्याल है मज़ीद जुर्म अपने सर ना लें। ऐसी खामखा फिर आपने आवाम से वोट भी लेने हैं कल को जाके, और आवाम में बड़ा गमो गुस्सा है जब आप खामखा कहते हैं ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, हालांकि आपको सोए उठ के पता लगता है ये काम हुआ है। तो आप खामखा लॉन्ग और शॉर्ट मार्च के चक्करों में ना पड़ें। कहानी इंशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है। आपकी जो करप्शन आपने इन 4-5 महीने में की है, जो आपने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, वो अब आप लोग खुद एक दूसरे पर डाल लें। डार साहब ने कहा है कि डॉलर 200 से कम का है असल में, तो आप खुद मान रहे हैं एक दूसरे के साथ कि आपने क्या किया है। तो अब आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दोबारा से बयाने हल्फी देने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के देने, अंगूठे लगा के। आपने वो काम आने वाला है इंशाल्लाह। अवाम और इमरान खान, आप लोग बहुत ऐन के चक्कर में पड़े रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवाम भी ऐन से है और इमरान खान भी ऐन से है। तो अवाम और इमरान खान दोनों एक जगह पे खड़े हैं, और इंशाल्लाह तीसरा लफ्ज़ होता है इबरत, वो भी ऐन से होता है। तो आपको बहुत जल्द अवामी इबरत का शिकार होना पड़ना है, क्योंकि अवाम के साथ जो आपने कर दिया है उससे आपने अपनी पार्टी के वर्कर को तो बेचारे को ख्वार किया ही किया है, उसके साथ साथ आपने जो इस मुल्क की बुनियादी असास थी कि हम भी चाहते हैं कि मल्टीपल पार्टीज़ हों इस मुल्क में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अकेली पार्टी होगी तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। देयर मस्ट बी मल्टीपल पार्टीज सो दैट दे कैन मेक अस अकाउंटेबल, दे कैन आस्क अस द क्वेश्चंस, दे कैन पुट एन अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है वो भी आवाम के सामने रखा जा सके। उसके लिए मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। आपने पाकिस्तान की जमहूरियत को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया कि आपने बाकी तमाम पार्टीज को जो है वो तबाह कर दिया है। आपने ये जो पीटीएम बना के अवाम का जो छोटा मोटा ट्रस्ट था किसी और पार्टी पे ख़त्म कर दिया है। तो आपने बुनियादी तौर पर जमहूरियत को बहुत नुकसान दिया है। इसका खमियाजा आप इंशाल्लाह बहुत जल्द भुगतेंगे, और बाकी इंशाल्लाह आपसे अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे लॉन्ग मार्च के बारे में। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो इमरान खान की ऑडियो इन्होंने लीक की है, क्या उसकी किसी ऑथेंटिक एजेंसी से फोरेंसिक कराएंगे आप? दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से पंजाब हुकूमत किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए, पहली बात आपने कहा कि हम ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो ये आप वही बात कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, वो बंदा कुत्ते के पीछे भाग पड़ा, कान को नहीं, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम इसमें ये करेंगे कि हम कुत्ते को जंजीरी डाल के बांध देंगे, तो कान की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, खींच के दोबारा नहीं उतार देंगे। मीन के हमें तो पता है वो ऑडियो जाली है, तो हमने उसकी फोरेंसिक क्यों करवानी है? हमें कोई शक है कि वो जाली नहीं है जो हमने फोरेंसिक करके अपने आप को एहसास दिलवाना है? तो जिसको है वो करवाए, लेकिन ये कभी फोरेंसिक नहीं करेंगे। उसकी वजह कि इनको तो पता है इन्होंने क्या किया हुआ है। दूसरा सवाल आपने पंजाब हुकूमत का, तो बिल्कुल पंजाब हुकूमत क्यों फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी? एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसमें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी करेगी, पाकिस्तान की आवाम करेगी, पाकिस्तान की आवाम अपना हिस्सा डालेगी। हुकूमती जो वसाइल होंगे वो ना पहले कभी इस्तेमाल हुए हैं ना अब इस्तेमाल होंगे। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत है वहाँ पर, तो वहाँ से हमें कोई पाबंदी, वहाँ पर कोई जुल्म सितम, ये फैज़ाबाद के दरवाजे तक आके हम बैठे होंगे। तो राणा साहब कहते हैं आप आगे ना आए, आगे आने की ज़रूरत क्या होगी आपको? आप वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे जब हम वहाँ पर आके बैठ जाएंगे। तो इसलिए मसलन अगर राणा साहब को बाथरूम में बंद कर दें तो उसके बाद उन्हें जेल भेजने की क्या ज़रूरत है अगर वो अपने घर में अपने बाथरूम में सारा दिन बैठे हैं? तो ये इतनी है, घर के अंदर जितनी जगह बाथरूम की होती है उतनी जगह आप मुल्की अगर रकबे के हिसाब से हिसाब लगाएं तो जितनी जगह के राणा साहब वज़ीर दाखिला हैं वो उतनी की जगह है। तो इसलिए राणा साहब तैयार हो जाएं, अब आपने वहीं बैठ के बयान जारी करने, अंदर से ही बीपर देने हैं आपने, तो आप तैयार रहें। डॉक्टर साहब ये बता दें कि आपको हम कई साल से सुन रहे हैं, आज आपके लहजे में वो तेजी और अंदाज में वो बमबारी नहीं है, इसकी वजूहत क्या है? दूसरा सवाल ये कि इमरान खान ने अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई डिसीजन नहीं ली। इस मार्च की फाइनेंसर कौन होगा? क्योंकि आप एक तरफ जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान की शफकत से महरूम है, तो दूसरे साइड पे वहाँ पे ज़हीरुल इस्लाम साहब की शफकत भी अब नहीं रही, तो किस तरह मैनेज करेंगे? अच्छा, एक तो आपका जो सवाल है, क्योंकि आप लोग बार बार मुझे ये एहसास दिलाते हैं
कि ये बमबारी आपकी क्यों ख़त्म हो गई, तो आप बिल्कुल ये क्लियर रखें कि बिल्कुल मेरा हार्डवेयर अपडेट हुआ है और मैं पाकिस्तान का पहला सियासतदान हूँ जो इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, आपको बताता हूँ। तो आप मुझे बार बार चुबक लगाते हो तो उसका फ़ायदा नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो वो बमबारी आते आते वक्त लगेगा। आप साइकिल से गिरते हैं ना तो दोबारा साइकिल उसी रवश पे चलाने में वक्त लगता है। तो इसमें मुझे तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। भाई साहब भी बता रहे थे कि प्लेन हो जाते हैं बंदे, तो आपने क्या बता रहा, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि बंदे प्लेन हो जाते हैं। स्त्री फिरती है तो बाल निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कपड़े पे फिर बाल आ जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल मेरी बमबारी पे परेशान ना हो, वो बमबारी इंशाल्लाह वहीं होगी। अभी थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होने दें, तो मेरी बमबारी वहीं होगी। लेकिन सिर्फ आप ये बताएं कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे ख्याल में आप एक मिडिल क्लास में से हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है कि उस सब के बाद भी मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैंने ना ही कोई स्टाम्प पेपर लिख के दिया है और ना ही मैं इस मुल्क से भागा हूँ या भागने की कोशिश की है। तो बिल्कुल अगर आप ये समझते हैं कि मैं दूसरे सियासतदानों की तरह झूठ बोलूँगा, छुपाऊँगा, को बहाना करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं ओपनली एडमिट करता हूँ एक चीज़ हुई है, उसके आप पे जिस्मानी असरात भी होते हैं, उसके आप पे इमोशनल असरात भी होते हैं, आपकी फैमिली पे भी असरात होते हैं। जिन सहाफ़ियों को कभी कैद किया गया, आप उनसे पूछें कि उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या था। सबसे बड़ा मसला था जब वो वापस आके अपनी फैमिली से मिले। जिस मसलन आपकी वालदा जब आप घर से निकलते हैं तो जिस तरह से वो आपको दवाएं देती हैं और शाम तक आपका, क्योंकि काम पर थोड़ा आप सबको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कैमरामैन जैसे हैं, अभी यहाँ पर कोई काम हो तो जिस तरह का आपका ख़तरनाक काम है, बम धमाके पे आपने पहले पहुँचना, तो आपकी माएँ तो आपको रोज़ ऐसे ही भेजती हैं कि जैसे शाम में उन्होंने नहीं देखना। तो ये इसका एहसास आपको नहीं है। इसका एहसास आप उनसे कभी पूछे, माँ से पूछे, वो आपको बताएगी। तो जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे घर के अंदर, वालदा तो मेरी ज़िंदा नहीं है, लेकिन जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे ऐसे प्यार करने वाली मेरी माएँ हैं, उनकी जब मैंने वापस जाके आंखें देखी हैं, मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ कि मेरी ये खाला हैं जिनकी बनाई आधी रह गई है इस अरसे में जब मैं अंदर था रो रो के। तो मैं शायद खुद उतना कमज़ोर ना हूँ, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल कमज़ोरी का एहसास होता है। तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। गोश्त पोश का इंसान हूँ, भले मैं फैसलाबाद का जट हूँ, लेकिन उसके बावजूद गोश्त पोश का इंसान हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। आपका काम मुझे चुप के मारना नहीं है, आपका काम इस टाइम मेरे साथ खड़े होना है। हाँ, अगर मैंने किसी प्लॉट में ठगी करके, अगर मैंने कोई करप्शन करके जेल में गया था और मेरी वहाँ ठुकाई हुई, तो आपको बिल्कुल अंदर से खुश होना चाहिए। अगर मैंने बाहर को लैंड क्रूज़र ली है किसी ठेके में, मैंने कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराई थी, मैंने कोई डीसी लगवाए थे, उसमें पैसे लिए थे, मैंने कोई क्लर्क लगवाए थे, मैंने कोई और 2 नंबरियाँ हरामजदियाँ की थी और उसमें मैं जाके जेल भुगत के आया हूँ, तो आपका चुबक लगाना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उसी काम में गया हूँ जो आपका काम है। मैं बोलने में जेल गया था और यही काम आप करते हैं, यही काम मैं करता हूँ। तो इसलिए आपका काम, मैं गुस्से नहीं हूँ कि आपने चुबक लगाई, मैं तो ये इसका आबादी हूँ, यही बात कीजिए। लेकिन आपको मैं सिर्फ आपको ब्रदर के तौर पे, भाई के तौर पे, दोस्त के तौर पे बता रहा हूँ कि ये कभी, फॉर एग्जांपल आपके सामने है, कितने सारे सहाफ़ियों को, जमील फारूकी को गुजरना पड़ा, हामिद मीर को गुजरना पड़ा, कितने सारे लोगों को पहले भी गुजरना पड़ा। हमारा काम एक दूसरे को चुबक लगाना नहीं है, बल्कि हमारा काम ये अंडरस्टैंड करना है कि यार इस बंदे के साथ, इसके ख़ानदान के साथ, इसकी माँ बहनों के साथ क्या गुजरी होगी। तो इस टाइम शफकत करें, मेहरबानी करें, थोड़ी देर के लिए रहम करें, बाकी खैर है, काम चलता रहे। अच्छा, क्या जो बयान दिया था आपने, जाहिर बात है आप बोल, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, प्रेजुडिस है, वो बात अदालत के अंदर है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूंगा, मेरे वकील ने भी अंदर बार बार क्लियर की, ना मैंने कभी पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ बात की, ना मैं करूंगा। और ये मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, ये बचपन से अपडेटेड है। आप मेरी उस स्टेटमेंट में भी सुने तो मैं अपने इदारों से मोहब्बत की कोई कम अज़ कम 12 दफ़ा मैंने बात कही। आप मेरे उससे 10 दिन पुराने ट्वीट उठाएं तो मेरे 33% ट्वीट जो होते हैं वो अपने इदारों से मोहब्बत के बारे में होते हैं। हम में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसमें हम पाकिस्तान के, हम तो नेशनलिस्ट हैं। अमेरिका में भी यही बैठ के काम करते थे, यहाँ भी जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मेरी स्टैंडिंग का है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इसलिए, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये एक झूठा मुकदमा बनाया था, बिल्कुल बनाया था, और इन्होंने वो उसमें एडिट करके, आप में से किसी ने तो मेरी असल स्टेटमेंट सुनी नहीं कभी। जो स्टेटमेंट आप सुनते हैं वो तो वाकई बड़ी ख़तरनाक लगती है। वो तो वैसे ही जैसे अभी खान साहब की स्टेटमेंट को एडिट किया गया है, वो मेरी स्टेटमेंट को ऐसे ही एडिट किया गया है। वो तो ऐसे ही लगती जैसे उन्होंने कहा मैंने 5 बंदे ख़रीदे हैं। मेरी स्टेटमेंट भी ऐसी बनाई गई है, मुख्तलिफ जुमलों को उठा के एडिट किया गया। असल स्टेटमेंट जो पैमरा ने अपने
उसमें भेजी थी, जो शोकाज भेजा था एक निजी चैनल को, उसमें वो 4 पेजेस की, वो पढ़ें तो फिर आपका बिल्कुल मतमा नज़र चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो मोबाइल में क्या था, डेटा आपसे कुछ डेटा दे दिया, मोबाइल दे, उसमें बेसिकली क्या था जो आपने डिलीट किया? मैंने पहले तो आपको कहा कि मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा, ये मामला अदालत में है, मेरे केस को इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि जब मुझे पकड़ा गया तो वहाँ से मेरे ख्याल में मोबाइल भी ले लिया गया होगा, क्योंकि मैं तो गाड़ी से चला गया, मुझे तो उसके बाद का नहीं पता। मुझे तो नहीं पता कि वो मोबाइल पुलिस ने उठाया, किसी और ने चोरी किया, क्योंकि वो गाड़ी बाद में बाहर खड़ी रही बनी गाला के बाहर, उसका शीशा भी टूटा हुआ था, तो मेरी पोजीशन में, मैं तो इनकी पोजीशन में था, तो इसका जवाब तो उन्होंने देना है कि उस मोबाइल में क्या था और क्या चीज़ थी, तो मेरी पोजीशन में तो नहीं है। आप सियासत में रवादारी के कायल नहीं है कि क्यों सियासत पे गालिब गलौज प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, क्यों सख्त ये लहजा अपनाने की जरूरत पड़ती है? बात अच्छे तरीके से भी करनी हो सकती है, तहरीक इंसाफ हो, दूसरी जमातें हों, आप क्या मशवरा दें? देखिए, 2 बातें, एक बात याद रखिएगा, मेरी स्टेटमेंट्स को शुरू दिन से देखिए। सबसे पहले मेरे पे हाई कोर्ट पे हमला हुआ था, मैंने बाहर निकल के कहा कि मैं किसी पे हमले को बिल्कुल उसकी कोई तवजीह नहीं देता, और जिन्होंने मेरे पे हमला किया मैंने वहीं खड़े होकर उन्हें माफ़ कर दिया, याद होगा आपको। मैंने कहा अगर मेरी हुकूमत किसी के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम लेगी, मैं उस शख्स के साथ खड़ा हूँगा। उसके बाद अगर आप याद करें तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जब मुझे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया, तो उसके बाद वहाँ खड़े होकर भी कहा कि अगर मेरी हुकूमत के दौरान किसी पर सियासी इंतकामी कार्रवाई होगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया, मैंने वहाँ से बाहर निकल के कहा कि अगर ये काम मेरे मुखालफिन के साथ, सियासी मुखालफिन के साथ मेरी हुकूमत करेगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। यही बात मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले भी कही, जब मैं अभी पकड़ा गया, अब भी वही कह रहा हूँ कि मैं हमेशा सहाफ़ी हो या वो नून लीग का कोई शख्स हो, अगर सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, मेरी हुकूमत हो या कोई भी और हो। अब आपने बात की सख्त लहजे की, अब मरियम औरंगज़ेब साहबा से सख्त बदतमीज़ लहजा तो किसी का नहीं होता जो वो करती हैं, वो जो पिटर पिटर बकवास करती हैं उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। लेकिन क्या मैं कभी ये कहता हूँ उन पर जाली केस बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्हें पुलिस के ज़रिए हरासा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन पर कोई ऐसा जुर्म डाल दें जो उन्होंने नहीं किया हुआ? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बात यह है कि असद उमर साहब ने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया, टेलीविज़न पर मैं देख चुका हूँ माफ़ कीजिएगा, हर बंदे के लिए तमीज़ और तहजीब का लेवल फ़र्क हो सकता है। एक शख्स के लिए आप जनाब से आगे बात बदतमीज़ी है, एक शख्स के लिए गंदी गाली बदतमीज़ी है, एक शख्स के लिए सख्त लफ्ज़ बदतमीज़ी है। अब मंटो साहब ने जो लिखा है वो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा था कि उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए, लेकिन लिटरेचर पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों के लिए वो काबिल कबूल है। तो इसलिए ऐसे तो फिर कोई सहाफ़ी ज़िंदा नहीं बचेगा। अगर आप ये कहें ये बड़ी तल्ख बात करता है, ये बीपर बड़ा तल्ख देता है, इसका जुमला बड़ा तल्ख है, अगर तो वो बात ऐसी कर रहा है जो आपकी फैमिली के साथ बैठ के आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो ठीक है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, करने दे सख्त बात। मरियम औरंगज़ेब ने अभी सख्त बातें की, मैंने जवाब दे दिया है, तो इसमें क्या हर्ज है? उन्होंने की है, मैंने जवाब दे दिया है। अगर तो गंदी गाली दी जा रही है, अगर तो कोई अखलाक से गिरी गैर कानूनी हरकत की जा रही है, तो वो गलत है। अब करते क्या है, ये सख्त बोलता है, इस पर झूठा केस डाल दो। और भाई तलाल चौधरी अगर सख्त बोलता है तो आप उस वक्त सख्त जवाब दे दो। मैंने तो कभी नहीं कहा तलाल चौधरी पे केस बना दो। ये मंतक नून लीग का है, ये तरीका वारदात इनका है कि जब ये जवाब नहीं दे सकते तो अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर झूठे और सच्चे पर्चे बनाते हैं, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा कीमत भी ये खुद ही अदा करते हैं। इन्होंने की है तो अभी भी बाज आ जाएं, सियासत के तरीके से करें, गैर सियासी तरीके से ना करें। सर, इमरान खान साहब ने जो कहा है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के अज़ाइम मैं जानता हूँ मगर मेरे फ्लैट को नहीं जानते, तो मुबैना तौर पर जो खान साहब की कुछ मीटिंग्स हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, ये कॉन्फिडेंस खान साहब को वहाँ से आया कि इसलिए वो कह रहे हैं कि आप नहीं जानते, मैं क्या करने जा रहा हूँ? देखिए, इसमें आपने क्योंकि मुबैना कह दिया तो सवाल ही खत्म हो गया। जिस दिन आप कंफर्म होंगे उस दिन मैं जवाब दूंगा। मुबैना का जवाब तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबैना का जवाब तो नहीं दे सकता। पहले मेरा भाई ज़रा थोड़ा कंफर्म हो जाए, थोड़ी मेहनत और करें, अपने सोर्सेज पे कर लेंगे तो वो मुबैना तौर पर जब आप कंफर्म कर लेंगे तो मैं आपको कंफर्म जवाब दूँ। मैं पहले भी तो दसिया मैं फैसलाबाद का जट है, मैं सीधियां पद्धरियां गल्लां करन ते यकीन रखता है। ए मुबैना शुबैना जड़ा ना मैनू समझ नहीं आती। अच्छा गिल साहब, सर ये बताइए, आखिरी सवाल है तुसी करना है, तुम्हारा काम है, मेरा जो आपके साथ हुआ, आपका हार्डवेयर जो है अपडेट किया गया, तो क्या आप कौन को अब बताएंगे, किताब लिखेंगे इस हवाले से आप? इसका फैसला करूंगा वक्त आने के ऊपर।
लेकिन बात यह है कि मेरी सिर्फ दुआ ये होगी कि मेरे भाई का हार्डवेयर अपडेट ना हो। जो इस टाइम चाह रहा है कि मैं ज़रूर किताब लिखूं, तो ये ना हो कि तुम्हारा हार्डवेयर अपडेट हो, तो इसलिए रहने दो। सेनेटर इरफान सदीकी ने रात में किताब लिखी है। नहीं, सेनेटर साहब की मर्जी है, उन्होंने लिखी है। अब मैंने देखिए, इरफान सदीकी के साथ कुछ हो या मेरे साथ हो या आपके साथ हो, कानून के खिलाफ जो काम है वो गलत है। यही बात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि इंसाफ जो है वो अपने लिए वही रखो जो दूसरे के लिए रख सकते हो, या दूसरे के लिए जो रख रहे हो वो अपने लिए फिर वही रखो। तो इसलिए डॉक्टर साहब कल हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब मरियम नवाज पहुंची हैं तो पीएमएलएन वालों ने बच्ची थी पीटीआई की, साथ उसके एक लड़का था, उनको बड़ी गंदी रिलीज गालियां दी हैं। वो वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे अपलोड है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर ये ब्लेम करते हैं कि पीटीआई ने ये तैयार किया कौम, तो क्या इनके लोग जो है वो उसी तरह वही चीज जो है रिटर्न कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना, ये वही प्रोपेगेंडा उसी तरह का है जैसे वेस्ट में, अमेरिका में, दूसरी जगहों पर मैंने देखा कि पाकिस्तान के बारे में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि हम बड़े शिद्दत पसंद हैं। आपको बताया हम लोग बिल्कुल शिद्दत पसंद नहीं है। ऐसे पीटीआई के खिलाफ यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा कि ये गाली गलोच पे लगाते हैं। गाली गलोच वाले तो ये लोग हैं, बद-ए-अखलाक तो ये लोग हैं पहले दिन से। ये तो इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा लगाना है जो इस मुल्क का तरीका है। मसलन आपने मेरी करप्शन की बात की है ना, तो मैं बजाय उसका जवाब देने के कहूँ कि आपने तो फलां से पैसे लेके स्टोरी की थी, आपको आपकी डाल दूँ, तो ये इन्होंने वो किया है काम हमारे साथ। तो हम कभी भी हमारा वर्कर, हम किसी सूरत नहीं चाहते हमारा कोई वर्कर कभी गाली गलोच करे। हमेशा तलकीन करते हैं कि नहीं, हाँ सख्त बातें करें, दबा के करें, नारेबाजी करें जो आपका हक है। ना आप फिजिकली किसी को असॉल्ट कर सकते हैं, ना किसी की सेफ्टी डेंजर में डाल सकते हैं, ना किसी को गाली गलोच दे सकते हैं। तो इसलिए ये इनका कल्चर है, वतीरा है। और स्पेशली ख़वातीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन दोनों के साथ बद तहजीबी, बद एहतराम जो है ये इनका शेवा है। ये करते रहे हैं, आइंदा भी ये करते रहेंगे, लेकिन अब वो इनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देंगे। साथ ही साथ ये भी बताइएगा, लॉन्ग मार्च से मुतालिक खान साहब काफी अरसे से कह रहे हैं कि मैं तारीख दूंगा, लेकिन वो डिले करते जा रहे हैं। क्या वजह है, क्या रीजन है इसके पीछे? ये लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगी, क्या डांग मार्च का मुकाबला कर पाएगा? देखिए, लॉन्ग मार्च और डांग मार्च को फ़र्क रखें। इन्होंने पिछली दफ़ा डांग मार्च किया था, तो इनके पिछली दफ़ा के जो डांग मार्च के प्लान थे ना, इस दफ़ा हम ऐसा लॉन्ग मार्च का प्लान मुरतब दे रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह डांग मार्च जो है ना वो नहीं हो सकेगा, सिर्फ लॉन्ग मार्च हो।